हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग लड़ाई है समांथा रुथ प्रभु, साउथ की वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस, और डॉक्टर एबी फिलिप जिन्हें द लीवर डॉग के नाम से भी जाना जाता है, इनके बीच। अब ये लड़ाई बड़ी अजीब है, लेकिन आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। देखिए, समांथा रुथ प्रभु को मायोसाइटिस है, जो एक ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है। अब ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन मतलब सीधा सा मतलब है कि एलोपैथिक फैकल्टी में इसका उपचार नहीं है। तो समांथा रुथ प्रभु ने और कुछ कोशिशें कर रही है, जो कि शायद हर एक ने करना चाहिए। हार मानकर बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो। सो समांथा रुथ प्रभु ने एक नेबुलाइजेशन लिया, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन। अब नेबुलाइजेशन तो कॉमन है, अस्थमा का हर मरीज लेता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन में प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन ये एलोपैथी की किताबों में या टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। तो लीवर डॉक ने कहा कि आप मेडिकली इलिटरेट हो, मेडिकल अनपढ़ हो, और आप इस तरह की थेरेपीज को लोगों तक पहुंचा रहे हो, फैला रहे हो। अब ये बताइए, समांथा रुथ प्रभु सही है या द लीवर डॉग सही है? और आज हम इसमें खुलासा करेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन गलत है, कौन सही है, और आपके काम की बात कौन सी है। तो चलिए देखते हैं ये जो लड़ाई हुई, इसमें आपका फायदा कहाँ पर है और क्या है। समांथा रुथ प्रभु को जो मायोसाइटिस है, ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन है, इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। आप कहोगे सर हमें तो वो बीमारी नहीं है, लेकिन आपको भी यही आंसर मिला होगा। आपकी बीमारी में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और बहुत सारी बीमारियां, रूमेटिज्म है, मायोसाइटिस है, या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, इन सब का जवाब मिला होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, राइट? तो अगर ऐसा कोई जवाब मिलता है तो डॉक्टर एबी फिलिप का कहना है कि अब ऐसा एक बार जवाब मिल गया, अब कोई कोशिश नहीं करना चाहिए, अब हमने हार मान के बैठ जाना चाहिए। हमें जो लोग जो एलोपैथिक डॉक्टर देंगे उतना ही लेना चाहिए, इसके बाहर सोचना नहीं चाहिए। अब ये तो ज़्यादती हो गई ना। देखिए, मैं एलोपैथी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। एलोपैथी जो इमरजेंसी में कर सकती है वो शायद कोई नहीं कर सकता। एलोपैथी जो क्रिटिकल बीमारियों में करती है वो कोई नहीं कर सकता। एलोपैथी जो टेम्पररी रिजल्ट्स रिलीफ के लिए दे सकती है वो कोई नहीं कर सकता। एलोपैथी जो इमीडिएट कंट्रोल कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हैट्स ऑफ जो सर्जरीज करते हैं, जो रिसर्चर्स लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसकी बहुत बड़ी जगह है, मेडिकल साइंस में जगह है, और इस पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारे रिसर्चर्स की। लेकिन क्या मेडिकल साइंस अपने रिसर्च के द्वारा सब कुछ जान चुका है? क्या मेडिकल साइंस जान चुका है कि माइंड कहाँ होता है? क्या मेडिकल साइंस जान चुका है कि माइंड कैसे काम करता है? क्या मेडिकल साइंस से जान चुका है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? या क्या मेडिकल साइंस जान चुका है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है? नहीं, बहुत सारे सवाल है जो आज तक जवाब मिला ही नहीं है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने निकाला, न्यूटन ने डिस्कवर किया। एक दिन वो पेड़ के किनारे बैठे थे, ऊपर से एप्पल उनके सर पर गिरा और बाजू में गिरा, और उन्हें पता चला कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा। एंड उसके बाद उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। अब आप कहोगे सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने की, तो क्या उसके पहले ये ग्रेविटेशन का नियम था कि नहीं था? होगा ना। तो अगर मेडिकल साइंस को या फिजिक्स को या कोई भी साइंस को अगर कोई चीज़ पता चलती है, उसके पहले भी उसका अस्तित्व होता है, और मेडिकल साइंस को पता नहीं होता। तो आप देखेंगे मेडिकल साइंस भी एक रिसर्च करता हुआ साइंस है, यानी कि सारी चीज़ें नहीं पता है, काफ़ी कुछ पता चल गया, लेकिन बहुत सारा काफ़ी कुछ अभी भी हिडन सीक्रेट है। आज भी ह्यूमन बॉडी को कोई एग्जैक्टली डिकोड नहीं कर सका, आज भी कोई ब्लड को एग्जैक्टली नहीं बना सका, आज भी कोई लीवर को एग्जैक्टली नहीं बना सका, आज भी कोई किडनी को आर्टिफिशियली एग्जैक्टली नहीं बना सका। तो अगर इतनी सारी चीज़ें अनजानी है, अछूती है मेडिकल साइंस के द्वारा, क्या कुछ ऐसे इलाज नहीं हो सकते जो अनजाने हैं, अछूते हैं मेडिकल साइंस के द्वारा? और अगर कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जाता है जब उसे कोई एलोपैथी में उम्मीद नहीं दिख रही, क्या वो इतना बड़ा गलत है?
अब देखिए, आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के खिलाफ काफ़ी बार एलिगेशंस उठाए गए जो अभी काफ़ी हद तक कम हो गए। होम्योपैथी के खिलाफ तो बहुत सारे एलिगेशंस उठाए गए, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो ग्लोब्यूल्स में, पिल्स में जो होती है वो दिखती नहीं है, अदृश्य फॉर्म में होती है। और लोग कहते हैं कि अदृश्य फॉर्म में दवाई है, मतलब दवाई नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि अदृश्य फॉर्म में आपका माइंड है, तो माइंड भी नहीं है। मैं कहूँगा कि अदृश्य फॉर्म में आपके विचार है, थॉट्स है, उनको देखा नहीं जा सकता, तो फिर विचार भी नहीं है। अदृश्य फॉर्म में आपका जो प्यार है, गुस्सा है, नफरत है, ये सारी मन की भावनाएं, फीलिंग्स है, क्या ये भी अस्तित्व में नहीं है? आप सोचिए, हज़ारों चीज़ें आपके शरीर में अभी भी हो रही है जो आपको पता नहीं है। आपके शरीर में डाइजेशन अभी प्रोटीन का चल रहा है या फैट का, आपको नहीं पता। आपके शरीर में अभी कौन सी साइकिल एक्टिव है, क्रेब्स साइकिल एक्टिव है या फिर दूसरी कोई साइकिल है जो अभी काम कर रही है, आपको वो भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता एग्जैक्टली ब्रेन में अभी कौन से न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। आप कहोगे सर कुछ कुछ तो पता है, हाँ कुछ कुछ पता है, लेकिन इससे और 1000 गुना ज़्यादा केमिकल्स बॉडी में है, आपको नहीं पता। बॉडी एक ऐसी केमिकल लैब है जो कोई भी केमिकल, टॉक्सिन, पॉइजन या हीलिंग मॉलिक्यूल या हीलिंग लिक्विड बना सकती है, ये अभी भी हमें नहीं पता। तो क्या ये चीज़ दुनिया में नहीं है? और अगर दुनिया में है तो क्या इन हीलिंग थेरेपीज़ और मोडालिटीज़ को इस्तेमाल करना गलत है? देखिए, आप सोचिए, समांथा रुथ प्रभु ने अपना नेबुलाइज किया पिक्चर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वो ये बोल सकते थे कि समांथा, दिस इज़ अ मेडिकली नॉट अप्रूव्ड थेरेपी, प्लीज़ अवॉइड इट। डेफिनेटली एज एन एक्सपर्ट वो ये डेफिनेटली बोल सकते हैं, उन्होंने बोलना चाहिए और ज़्यादातर लोगों ने इनके एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नई कोशिश करना चाहता है तो उसे इतना खतरनाक क्रिटिसाइज करना कि वो कभी कोशिश ही ना करे या दूसरा कोई कभी कोशिश ही ना करे, ये तो गलत है, सरासर गलत है। हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट? देन हमारे यहाँ पे बहुत सारे राइट्स है, लेकिन क्या हमें फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है? क्या हमें राइट नहीं है कोई नई थेरेपी ट्राई करने का? ये मुझे आप बताइएगा कमेंट में नीचे लिखकर। उसके साथ जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये कोई घाव हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसे साफ करने में काम में आता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? H2O2, यानी कि वाटर का है H2O, ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आता है H2O2 मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यानी कि न्यू लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड वेबसाइट है, उस पर पबमेड एक अगेन रेप्यूटेड कंपनी है, जर्नल्स है, उन्होंने एक रिसर्च भी दिया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अदर फॉर्म्स में भी यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने तो कहा था कि गार्गल्स भी यूज़ करो, नेबुलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोविड में तो इस पर बहुत विशेष रूप से रिसर्च हुआ। तो देखिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ ये फ्रॉड नहीं है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ ये इफ़ेक्टिव है, सिर्फ मेडिकल साइंस से थोड़ा सा अलग है। अब क्या मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ दुनिया में जो भी किया जा रहा है, जितना भी किया जा रहा है सब सही है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना माइंड लगाना चाहिए, सही डॉक्टर ढूंढना चाहिए, सही थेरेपिस्ट को ढूंढना चाहिए, लेकिन दिमाग के ढक्कन खुले रखने चाहिए, कॉमन सेंस को खुला रखना चाहिए। अगर दिमाग का ढक्कन खुला रहेगा, कॉमन सेंस खुला रहेगा, सही डॉक्टर ढूंढोगे तो क्या पता आपकी बीमारी का सोल्यूशन भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में है। मुझे तो एक सिंपल सा नियम पता है। देखिए, जंगल में एक शेर कहीं जा रहा हो और बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है तो शेर वही नहीं दहाड़ता, बाजू से निकल जाता है। एक छोटी सी चींटी अगर चल रही है, उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वही नहीं रुक जाती, वो भी बाजू से निकल जाती है। हम तो अक्लमंद दिमाग वाले इंसान हैं। अगर हमें पता चला हमारी बीमारी का इलाज एक पैथी में नहीं है तो हमने भी वो कॉमन सेंस लगाना चाहिए और दूसरी पैथी या ऑल्टरनेटिव पैथी में कोशिश करनी चाहिए। क्या समांथा ने वो नेबुलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किया है? जी नहीं, उन्होंने इसलिए किया है कि उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया। सो डॉक्टर एबी फिलिप्स जो लिवर डॉक है,
उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली शायद कमेंट नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता। आप बताइए, क्या ऑल्टरनेटिव थेरेपी सारी की सारी फ्रॉड है? क्या हीलिंग सारा का सारा फ्रॉड है? क्या माइंड हीलिंग, काउंसलिंग सबका सब फ्रॉड है? जी बिल्कुल नहीं। और क्या जो नई थेरेपीज आ रही है सबकी सब फ्रॉड है? बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद 28 सालों से ये क्रॉनिक बीमारियों को रिवर्स करने के रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफल भी हो रहे हैं। और इसमें लोग कहते हैं इसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी। मैं तो कहूँगा ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी में इतना रिसर्च होना चाहिए कि ये प्राइमरी थेरेपी बन जाए, बिकॉज ये बीमारी को रिवर्स करती है। और एलोपैथी शुड स्टैंड टॉल एंड प्राउड एज अ टॉप मोस्ट टर्शरी केयर, जो असंभव स्टेज में रिलीफ दे सकती है, कंट्रोल कर सकती है, जान बचा सकती है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आगे से किसी को ये सुनने मिलता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तो वो वहाँ रुके नहीं, एटलीस्ट शेर की तरह आगे बढ़े, या चींटी की तरह आगे बढ़े, या समझदार इंसान की तरह आगे बढ़े। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। बिकॉज उम्मीद यानी कि होप, हम होप डिलीवर करने का काम करते हैं। होप जगाने का नहीं, डिलीवर करने का, यस, रिजल्ट भी देने का काम करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर आते रहिए और आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा।